हेलो फ्रेंड्स, चलो बच्चों, तो आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, है ना, क्लास 10th का। जो हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आओ बच्चों हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस को और एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर में हमें पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या है ये लाइफ प्रोसेस, है ना बेटा। तो अगर कभी आ जाए इसकी डेफिनेशन आपको लिखने को, ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस आए तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे बेटा, द वेरियस बेसिक फंक्शन performed by any living organism, the basic function performed by any living organism to maintain its life on this earth। तो अर्थ पर अपने आप को बेटा मेंटेन करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बेसिक फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो वो बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब बात आती है कि क्या सर इतने सारे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या सबकी लाइफ प्रोसेस एक जैसी होती है? तो बेटा हाँ, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में कुछ बेसिक लाइफ फंक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो सब में कॉमन होते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो सबके लिए कॉमन है? तो बेटा वो लाइफ जो फंक्शन है उसमें जो पहला एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेस का पहला एग्जाम्पल है बेटा, वो है न्यूट्रिशन। अगर बेटा कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो बेटा न्यूट्रिशन का संबंध, बेटा याद रखना, न्यूट्रिशन का संबंध है खाने पीने से है ना बेटा, नरिशमेंट से है ना। इसका मतलब होता है पोषण, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है, अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है, तो उसको न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो आराम से खाना पीना खाना जरूरी है, उसके लिए खाना पीना खाएगा तभी वो ज़िंदा रहेगा। दूसरा फंक्शन है बेटा कि उसको सांस लेना भी ज़रूरी है ना बेटा, रेस्पायरेशन। वैसे रेस्पायरेशन का संबंध बेटा है ब्रीदिंग से। किससे संबंध है? वो एनर्जी से। और आपको पता है कि रेस्पायरेशन के लिए बेटा ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा? ब्रीदिंग की, सांसों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन का संबंध एनर्जी से है और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से आएगी बेटा? ब्रीदिंग की वजह से आएगी। आपने पढ़ा है कि कोई चीज़ अगर बर्न होती है बेटा, ब्रेकडाउन होती है, तो किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी, है ना बेटा, ऑक्सीडाइज नहीं होगी। हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होगी, जलेगी नहीं, उससे एनर्जी निकलेगी, है ना। एनर्जी निकलेगी तभी बेटा हम मेंटेन कर पाएंगे अपने लाइफ के बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हम कर पाएंगे, है ना। वो जो बेसिक फंक्शन है उसके करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। और वो फंक्शन तो फिर बेटा आपको रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, तो ही आप जिंदा रहेंगे। दूसरा फंक्शन है। तीसरा बेटा, आपने खाना खाया, आपने ऑक्सीजन ले ली, लेकिन वो ऑक्सीजन बेटा आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, सर्कुलेट नहीं हो रही है, तो भी आपके सेल बेटा डैमेज हो जाएंगे, सेल की डेथ हो जाएगी। क्योंकि बेटा हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है या न्यूट्रिएंट नहीं है, खाना नहीं है, तो वो सेल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बेटा? डैमेज हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे और आप प्रॉपर फंक्शन आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चीज़ें सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये है लाइफ प्रोसेस बेटा, जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन ज़रूरी है ना बेटा, तभी हम खाना खाएं, हमने सारा खाना पेट में रह जाए, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में नहीं जाए तो क्या फ़ायदा, है ना, हमारे खाना खाने का, तो भी हम मरेंगे ही। तो सर्कुलेट होना ज़रूरी है। चौथा बेटा,
जो चौथी चीज़ें ज़रूरी है वो है बेटा एक्सक्रीशन। क्या बेटा? एक्सक्रीशन ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कुछ बेटा उस पर हर चीज़ का कुछ वेस्ट होता है, उस वेस्ट को निकालना भी ज़रूरी है। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको रिमूवल करना भी ज़रूरी है ना बेटा? तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है बेटा जो कॉमन है सभी के लिए, है ना? ये वो कॉमन प्रोसेसेस है बेटा जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो खुद को मेंटेन करना चाहता है तो, ठीक है? तो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ठीक है? आइए बेटा, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या बेटा? न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी कहा कि न्यूट्रिशन का संबंध बेटा फूड से है, तो अगर न्यूट्रिशन डिफाइन करने के लिए आएगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो बोलेंगे बेटा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन या प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बेटा यह हम अभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? एक प्रोसेस, एक क्रिया है इसमें हम क्या करते हैं बेटा? हम लोग फूड को अंदर ले जाते हैं और उसको बेटा इस्तेमाल कर लेते हैं। किसके लिए? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। हम लोग और भी लिख सकते हैं और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ये भी कह सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर लेना, खाने को खाना और उसको इस्तेमाल कर लेना फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, क्या कहलाता है बेटा? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है? ये बात आप डेफिनेशन याद रखेंगे, डेफिनेशन एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, ठीक है बेटा? आइए जरा, फिर अब एक शब्द है बेटा इसमें, दैट इज़ फूड। तो आइए समझते हैं क्या है फूड। तो बच्चों बचपन से आप पढ़ते आए, क्लास 6-7 में आपने पढ़ा व्हाट इज़ फूड। तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ, व्हाट इज़ फूड? प्यारे बच्चों बताइए व्हाट इज़ फूड। तो आप बताएंगे कि सर एनी सब्सटेंस विच गिव एनर्जी, जो हमें ऊर्जा दे बेटा। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, बहुत सारा फूड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप डेफिनेशन भी जानते रहें बेटा कि क्या होता है फूड। तो कोई भी सब्सटेंस जो हमको एनर्जी दे उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फूड कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बेटा कि सोर्स बेटा क्या होता है? फूड का जो सोर्स होता है, जो अगर हम पूछें आपसे कि बेटा फूड का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फूड क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लांट्स, क्योंकि हम लोग साग सब्जी खाते हैं तो वो कहाँ से आता है? सब कुछ प्लांट से आता है। और कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, मैं तो मांस खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ। तो बेटा इसका मतलब तुम्हारा जो सोर्स है वो क्या है? एनिमल है। तो दो ही जगह से फूड का सोर्स हो सकता है बेटा, या तो वो एनिमल हो सकता है या तो वो प्लांट हो सकता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर दूध दही क्या है? तो यार बेटा वो भी एनिमल प्रोडक्ट है ना? दाल सब्जियां जो है जो सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो या तो आप एनिमल प्रोडक्ट खा रहे होंगे या तो प्लांट प्रोडक्ट खा रहे होंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, या तो आप एनिमल खा रहे होंगे या तो प्लांट खा रहे होंगे। आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ क्लास 9 की कुछ बातें। बच्चों आपने पढ़ा है कि जो भी बॉडी है बनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बनी है सेल से। किससे बनी है बेटा? सेल से। तो हमने पढ़ा था क्लास 9 में प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आपने बेटा प्लांट खाया या तो आपने एनिमल खाया, तो कुल मिलाकर अगर मैं पूछूं आपसे, आपको देखा जाए तो आपने क्या खाया बेटा? या तो आपने एनिमल सेल खाया है या तो आपने प्लांट सेल खाया है। तो आपने पढ़ा था क्लास 9 में कि
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब पढ़ा था बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपने देखा बेटा कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं बनी हुई थी, है ना, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनी हुई होंगी, है ना। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनसे चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने सेल खाया बेटा, तो जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा था क्लास 9 में कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी उसमें होती है। तो बेटा फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो है मेनली है, लिपिड और प्रोटीन मतलब फैट और प्रोटीन है। तो फैट और प्रोटीन, इसका मतलब आपने एनिमल सेल खाया हो या प्लांट सेल खाया हो, आपने सेल मेम्ब्रेन खाई होगी, आपने सेल वॉल खाई होगी। तो बेटा आपने कहीं ना कहीं जो भी फूड में आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, प्रोटीन खाया है, फैट खाया है ना बेटा। उसमें कुछ विटामिन भी खाई आपने सेल खाया, सेल का न्यूक्लियस खाया, न्यूक्लियस में डीएनए था, आपने डीएनए भी खा लिया। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना बेटा। डीएनए आरएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आपने न्यूक्लिक एसिड भी खा लिया। तो ये फूड के सोर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, तो फूड का सोर्स बेटा या तो एनिमल सोर्स हो सकता है या तो प्लांट सोर्स हो सकता है। तो उस फूड में आइए देखते हैं बेटा क्या क्या होता है ना। हम लोग बात करेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ फूड की। अगली हेडिंग जो डालेंगे बच्चों, वो एग्जाम में सब पूछा जाता है बेटा, ऐसे ही तरीके से आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। तो बेटा अगला सवाल जो उठता है वो उठता है बेटा कंपोनेंट ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड हो गया, फिर आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या क्या है, जिनको बेटा आप पढ़ेंगे तो उनको बोला जाता है बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है बेटा? न्यूट्रिएंट। जो भी आपके फूड में है उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो सर वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं बच्चों, याद रखेंगे। उसमें न्यूट्रिएंट में आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके लिए थोड़ा सा ये जटिल वर्ड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो बेटा सरल भाषा में याद रखें बेटा, इसका शुगर बोलते हैं। सरल, ठीक है। आम भाषा में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शुगर बोलेंगे। हालांकि ये एक बड़ा शब्द है, डिफाइन करना आना चाहिए, लेकिन आपके लेवल पर ये ठीक है कि आप ध्यान रखने कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर होता है। फिर बेटा आपने देखा कि आपके कंपोनेंट में क्या रहा होगा? फूड, प्रोटीन रहा होगा। जो भी आपने फूड खाया उसमें प्रोटीन की कुछ मात्रा रही होगी। फिर आपने बेटा तेल खाया है, तेल घी खाया है, तो आपने फैट और या लिपिड बेटा, या तो आपने ऑयल्स खाए हैं, ठीक है। तीनों बात एक ही है, आपने फैट लिपिड खाई है, ठीक है बेटा। चर्बी खाई है आपने। और बेटा आपको क्या मिला होगा खाने से? सर हमको विटामिन मिला होगा, इसका मतलब हमारे खाने में विटामिन रहा होगा। और बेटा हमने क्या खाया होगा? सर हमने बहुत सारे मिनरल्स खाए होंगे, है ना। तो बेटा वो मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि आपने नमक खाया, NaCl खाया ना बेटा, तो सोडियम क्लोराइड है, KCl है ना बेटा। और आपने खाया बेटा आयरन खाया होगा, है ना। आपने नमक खाया तो उसमें आयोडीन भी होता है ना, आयोडीन युक्त नमक। आपने बेटा कैल्शियम खाया होगा, और भी बहुत सारे इस तरह के मिनरल्स आपने खाए बेटा, है ना। एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। तो इस तरह के आपने बहुत सारे मिनरल्स खाए होंगे। और सर हमको क्या मिला होगा? बेटा आपको मिला होगा फाइबर्स, है ना बेटा। फाइबर्स मिला होगा, ठीक है, जो आपके शरीर को स्ट्रांग बनाएगा। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आपसे एग्जाम पूछा है व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के, हमारे मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहला न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरा बेटा व्हाट इज़ फूड, क्योंकि फूड क्या होता है, फिर सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ी आगे बात करते हैं। वीडियोस इसको स्लो लगेगी, है ना। यूट्यूब में ऑप्शन है बेटा कि आप उसकी स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा मुझे जो है सबको लेकर चलना है, तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा। तो न्यू कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया बेटा। फिर बात आती है कि ज़रूरत क्या है ना बेटा, नीड क्या है फूड की। तो नीड ऑफ फूड क्या है बेटा, है ना। तो फूड हमें किस लिए चाहिए बेटा? तो सबसे पहली बात, फूड हमें चाहिए बेटा फॉर एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी। बेटा एनर्जी होगी तभी आप जो भी एक्टिविटीज़ है, अपनी बॉडी एक्टिविटी को आप कर पाएंगे। उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, नीड है किसके लिए बेटा? फूड, एनर्जी के लिए। टू डू किसके लिए बेटा? टू डू रेगुलर एक्टिविटीज़, है ना बेटा। रेगुलर एक्टिविटी, है ना बेटा। एनर्जी चाहिए हमको, फॉर एनर्जी के लिए हम लोग करते हैं। और किसके लिए करते हैं बेटा? फॉर ग्रोथ, है ना बेटा। फॉर ग्रोथ के लिए करते हैं हम लोग, और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो, है ना बेटा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं।
और बेटा किसके लिए करते हैं? फूड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए हम लोग करते हैं, है ना बेटा, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं बेटा? फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। जो भी आपके टिश्यू डैमेज हो गए हैं बेटा, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूरी है बेटा न्यूट्रिशन। देखा है कभी आपको बीमार होते हैं, चोट लग जाती है, या तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छे से खाना पीना खाइए, है ना, बहुत सारा दूध पीजिए, तो किस लिए बेटा? ताकि वो जो आपका डैमेज हो गया है टिश्यू, जो आपका सेल खराब हो गया है, उसकी क्या हो सके बेटा? रिपेयरिंग हो सके, वो घाव को भरा जा सके, उसके लिए बेटा प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा, है ना। तो सवाल क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड और नीड ऑफ फूड। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन जो फूड से रिलेटेड है, और एक जो पहला हेडिंग था न्यूट्रिशन, कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। आइए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लेवल में थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट आपको बेटा काम आएगा ये इसी चैप्टर में, ठीक है। आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मैं यही बताऊंगा, बाकी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट बेटा एक कंपाउंड्स होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिनको बेटा कार्बोहाइड्रेट नाम पड़ा बेटा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स। तो केमिस्ट्री इस साल आप पढ़ लेंगे थोड़ी सी, लास्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड, तो आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को इंसानों ने 3 तरीके से बेटा क्लासीफाई कर रखा है, बोला इसकी 3 कैटेगरी बना रखी है। कार्बोहाइड्रेट को बेटा आम भाषा में चलो हम लोग बोल सकते हैं, हमने कहा आपसे कि शुगर आप बोल लीजिए। तो शुगर 3 तरह की होती है बेटा। मोनोसेक्राइड मतलब सबसे साधारण शुगर जो होती है, मोनोसेक्राइड बेटा जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ना बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपलेस्ट शुगर है। इससे साधारण शुगर नहीं हो सकती, सबसे सिंपलेस्ट शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। फिर बेटा ऐसी कैटेगरी बनाई गई ऑलिगोसेक्राइड, लेकिन हम लोग बेटा ऑलिगो में ही पढ़ेंगे डाइसेक्राइड, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बेटा क्या? डाइसेक्राइड पढ़ते हैं कि बेटा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ने पर, जिसको डिसॉल्व करने पर, डाइजेस्ट करने पर बेटा हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा बेटा 2 मोनोसेक्राइड। मतलब इसको अगर हम लोग क्या करें, हाइड्रोलिसिस मतलब इसको तोड़ने पर इट गिव 2 मोनोसेक्राइड। जो 2 मोनोसेक्राइड दे दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाइसेक्राइड। डाई का मतलब ही होता है बेटा 2, है ना, 2 शुगर दे दे, 2 सिंपलेस्ट शुगर दे दे। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो तोड़ने पर, डाइजेस्ट करने पर या हाइड्रोलाइज करने पर 2 मोनोसेक्राइड दे दे, है ना बेटा, 2 सिंपलेस्ट शुगर का दे दे, है ना, ब्रेक डाउन होने पर 2 सिंपलेस्ट शुगर उससे निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाइसेक्राइड बोलेंगे, याद रहेगा। फिर तीसरा आता है बेटा पॉलीसेक्राइड। क्या बेटा? पॉलीसेक्राइड बोलेंगे बेटा। तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है बेटा जो हाइड्रोलिसिस करने पर मोर देन इक्वल टू 10 बेटा मोनोसेक्राइड हमको मिले। क्या मिले बेटा? मोनोसेक्राइड मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक ऐसी शुगर जिसको डाइजेस्ट करने पर या तोड़ने पर हमको साधारण शुगर के रूप में कितने मिलेंगे बेटा? 10 साधारण शुगर मिल जाएंगे। मतलब इससे सिंपल शुगर हो नहीं सकती वो, मतलब इसका मतलब जो ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये 10 या 10 से अधिक मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनी हुई होंगी। तो सब तोड़ेंगे तो टूट के, जैसे मान लो बेटा ये एक मोनोसेक्राइड है और ये डाइसेक्राइड है मान लो, तो ये मान लो एक मोनोसेक्राइड ये दोनों मिलकर बने हैं डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होगा बेटा? जैसे पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड में क्या होगा बेटा कि भैया 10 या 10 से अधिक मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होंगे बॉन्ड के मदद से, जिसको बेटा पानी से जब तोड़ेंगे तो बेटा जब तोड़ेंगे तो हमको ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और ये सारे बॉन्ड टूटेंगे तो हमको 10 या 10 से अधिक मोनोसेक्राइड फिर से वापस हमको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तोड़ने पर हमको, यहाँ डाइसेक्राइड को तोड़ोगे तो हमको 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तो हम लोग
शुगर है बेटा जो आपस में कंबाइन होकर, है ना, अलग अलग रूप में बन गई है। जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है बेटा उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। फिर ओलिगो बोलते हैं, लेकिन आपको ओलिगो नहीं पढ़ना है, आपके को डाइसैकेराइड पढ़ना है। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं बेटा? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ने पर 2 मोनोसैकेराइड मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। फिर ऐसा शुगर जिसको तोड़ने पर हमको 10 मोनोसैकेराइड या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखनी है, ठीक है आपको। आइए जरा सुनिए बेटा, आपको अगर कुछ ना याद रहे तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल याद कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपको याद रखना है बेटा, ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा फ्रक्टोज, ठीक है, सब याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। ये भी एक क्या है बेटा? मोनोसैकेराइड है। तीसरा एग्जांपल याद रखना बेटा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी एक क्या है बेटा? मोनोसैकेराइड है। तो ये 3 मोनोसैकेराइड आपको याद रखने हैं अपने सिलेबस के लिए, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी क्लास के लिए। डाइसैकेराइड में बेटा आपको याद रखना है जो एग्जाम्पल है ये भी 3 है। एक बेटा आता है सुक्रोज, सब आपने सुन रखा होगा कभी न कभी, सुक्रोज। एक है बेटा माल्टोज, ठीक है बेटा, और एक होता है बेटा लैक्टोज। तो ये 3 डाइसैकेराइड हैं। अगर आपको आसानी से याद रखना है तो बहुत आसानी से याद रखना बेटा कि डाइसैकेराइड में एक लड़की है जिसका नाम क्या है बेटा? सुमाला है। तो सु मतलब सुक्रोज, मा मतलब माल्टोज, ला मतलब लैक्टोज, ठीक है बेटा। तो ये एक लड़की का नाम याद रख लीजिए, आपको डाइसैकेराइड याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। सुमाला एक लड़की है जो क्या है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में आपको बताऊं बेटा, तो बेटा आपने पढ़ा है स्टार्च, नाम सुना होगा बेटा आपने स्टार्च। फिर आपने बेटा सुना हो शायद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नहीं सुना तो भी आप आज ही सुन लीजिए। और बेटा याद रखें बेटा सेलुलोज, पढ़ा था आपने क्लास 9 में बेटा कि जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, आपने पढ़ा था ना बेटा। सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है हमारी, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है सेल वॉल। तो ये बेटा 3 पॉलीसैकेराइड के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनका हमें पढ़ना है बेटा डाइजेशन, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, मुझे लगता है आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा छोटे छोटे लेक्चर हैं, है ना, आराम से देखते जाना और अपनी तैयारी को, बोर्ड की तैयारी जो है आपकी वो अच्छी करते जाओ, ठीक है बेटा। कोई भी सवाल आपके बोर्ड का ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, ऐसा आप एकदम श्योर समझिए। मैं ऐसा कवर करूँगा कि आपका एक भी सवाल बोर्ड का छूटेगा नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद हम बहुत सारे बोर्ड के सवाल जो आए हुए सवाल हैं वो भी लगाया करेंगे, ठीक है बेटा। सुनिए ज़रा, फिर बात आती है कि सवाल इसने कैसे पूछेगा, ज़रा बताइए तो सवाल क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो बेटा सवाल ऐसे आएगा, जैसे सुनिए, पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि बेटा आजकल आप क्या है MCQ आएगा, मैंने पहले बात बताई है ना बेटा, फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। इसमें से आपसे पूछ लिया कि कौन सा मोनोसैकेराइड है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, बोला कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, लैक्टोज, सेलुलोज, ये दे दिया बेटा एग्जाम में आपको, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो बेटा हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आर द मोनोसैकेराइड। तो उसमें एक ही ऑप्शन दिया है बेटा, देखो लैक्टोज क्या है, सुमाला है, मतलब ये डाइसैकेराइड है। स्टार्च अभी पढ़ाया आपने, पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज ये भी पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड कौन सा बेटा? एक ही है, दैट इज़ ग्लूकोज। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे चेंज कर सकता है, पूछ सकता है बताओ बच्चों इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, या पूछ सकता है कौन सा पॉलीसैकेराइड है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको याद रहना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहला लेक्चर जहाँ पर हमने बात की बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है,
और न्यूट्रिशन से संबंधित बेटा फूड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, फूड की नीड क्या है, और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट को हमने एक्सप्लेन करते हुए आपको बताई बातें, ठीक है। और भी बेटा एक्सप्लेन करेंगे बाद में, है ना। प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम इसमें, और जो है अमीनो एसिड्स पर क्या होता है, फैट क्या होता है, उनके वो किन से बना है। जैसे बात समझ में आती है कि डाइसेकेराइड बने हैं 2 मोनोसेकेराइड से, पॉलीसेकेराइड बने हैं 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड के जुड़ने से। क्या सर वैसे है प्रोटीन भी किसी चीज़ से बना हुआ है? हाँ बेटा, प्रोटीन भी बना हुआ है बेटा अमीनो एसिड से, हम लोग पढ़ेंगे। और फैट भी बेटा, क्या फैट ही किस चीज़ से बनी है, किसी कंपाउंड से बनी है, किसी मॉलिक्यूल से बनी है? हाँ बेटा, वो भी किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनी है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बात करेंगे और आपको काफ़ी इंजॉय करेंगे, है ना। इस चैप्टर में काफ़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू बच्चों।